अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज से हम थॉमस हार्डी का फेमस नॉवल टेस्ट ऑफ द डर्बरविल्स की डिटेल्स स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेक्चर सीरीज में हम सिर्फ स्टोरी डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि नॉवल को उसी तरह अंडरस्टैंड करेंगे जिस तरह हार्डी ने उसे लिखा है। हम सेटिंग, कैरेक्टर्स, सिंबल्स और इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स को नेचुरली स्टोरी के साथ समझेंगे ताकि आपको नॉवल याद भी रहे और समझ भी आए। थॉमस हार्डी ने टेस्ट ऑफ द डर्बरविल्स को 7 फेजेस में डिवाइड किया है। हर फेज जो है वो आगे डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइडेड है और हर फेज का एक नाम है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर फेज का नेम आपको पता होना चाहिए क्योंकि हर नेम की सिग्निफिकेंस है, ठीक है। और क्योंकि हर फेज जो है वो टेस्ट की लाइफ के एक न्यू स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। ये फेजेस सिर्फ स्टोरी को ऑर्गेनाइज करने के लिए नहीं है बल्कि टेस्ट की इमोशनल और साइकोलॉजिकल जर्नी को दिखाने के लिए यूज किए गए हैं। सो इस लेक्चर में हम सिर्फ फेज 1 द मेडन डिस्कस करेंगे। ये फेज टेस्ट की इनोसेंट लाइफ, उसकी फैमिली, उसके एनवायरमेंट और उन इवेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाता है जो आहिस्ता आहिस्ता उसकी ट्रेजेडी की रीजन बनते हैं। तो अब नॉवल की ओपनिंग की बात करें तो हार्डी जो है वो स्टोरी की जो ओपनिंग है वो किसी कैरेक्टर से नहीं करता बल्कि अपनी फिक्शनल वर्ल्ड वेसेक्स से करता है। वेसेक्स के बारे में ऑलरेडी मैं डिटेल से बता चुकी हूँ पिछले लेक्चर्स में, फिर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। वेसेक्स जो है वो इंग्लैंड का हिस्टोरिकल किंगडम भी था, लेकिन हार्डी ने इस नेम को अपने नॉवेल्स के लिए एक फिक्शनल रीजन के तौर पर यूज किया। इस रीजन में डॉर्सेट, समरसेट, विल्टशायर और साउथ वेस्ट इंग्लैंड के कई रियल एरियाज जो हैं वो शामिल हैं। हार्डी के अक्सर नॉवेल्स इसी वेसेक्स में सेट हैं, इसीलिए रीडर्स को लगता है कि ये कंप्लीट लिटरेरी वर्ल्ड है। तो वेसेक्स के अंदर एक खूबसूरत और फर्टाइल वैली है जिसे ब्लैकमोर वेल या वेल ऑफ ब्लैकमोर कहते हैं। कहीं पे ब्लैकमोर है, कहीं पे ब्लैकमोर है, ठीक है। इस वैली में एक छोटा सा विलेज है मार्लेट, जहाँ टेस और उसकी फैमिली रहते हैं। तो हमें नॉवल के स्टार्ट में ही ब्लैकमोर वैली जो है उसका एटमॉस्फेयर बताया गया है कि वो बहुत पीसफुल है। ग्रीन फील्ड्स जो है वो दूर तक फैले हुए हैं, छोटे छोटे फार्म्स, कॉटेजेस, ऑर्चर्ड्स और फ्लोइंग स्ट्रीम्स जो हैं इस वैली को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। स्प्रिंग का सीजन है और हर तरफ फ्रेशनेस नजर आती है। अब हार्डी नेचर की इतनी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जो है वो क्यों देता है? वो इसलिए देता है क्योंकि उसके नॉवेल्स में नेचर सिर्फ बैकग्राउंड नहीं होती, नेचर कैरेक्टर्स के इमोशंस के साथ साथ चलती है और अक्सर फ्यूचर इवेंट्स का हिंट भी देती है। तो जब आप नॉवल को स्टडी कर रहे होंगे तो आपने साथ नेचर पे फोकस भी करना है कि नेचर उस वक्त क्या रोल प्ले कर रही है। तो ब्लैकमोर वेल जो है वो टेस की इनोसेंस और उसकी प्रोटेक्टिव लाइफ का सिंबल भी है। जब तक टेस इस वैली में रहती है उसकी लाइफ जो है वो रिलेटिवली पीसफुल रहती है। सो जब नॉवल का जो स्टार्ट होता है तो हमें बता दिया गया है स्प्रिंग सीजन है, मई का मंथ है, शाम का वक्त है, जब हार्डी जो है वो फर्स्ट कैरेक्टर जो है नॉवल का उससे हमें इंट्रोड्यूस करवाता है और उसका नेम क्या है? जैक डर्बीफील्ड। जैक एक पुअर विलेजर है जो मार्केट से घर वापस आ रहा होता है। उसके हाथ में एम्प्टी एग बास्केट है और उसके अपीयरेंस से ही पता चल जाता है कि वो एक सिंपल और हार्ड वर्किंग पर्सन है। और हार्डी ने जब इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया है तो उसने डिटेल से उसकी अपीयरेंस हमें बताई हुई है। अब रास्ते में उसकी मुलाकात पार्सन ट्रिंघम से होती है। अब ये सेकंड कैरेक्टर है पार्सन ट्रिंघम। आपने साथ साथ नेम्स याद कर लेने हैं। फर्स्ट कैरेक्टर का नेम है जैक डर्बीफील्ड जो कि टेस का फादर है, ठीक है। और अब ये जा रहा है, रास्ते में उसकी मुलाकात एक क्लर्जीमैन ट्रिंघम से होती है जो उसे कहता है गुड इवनिंग सर जॉन। जैक हैरान हो जाता है और फौरन पूछता है व्हाट माइट योर मीनिंग बी व्हेन आई बी प्लेइंग जैक डर्बीफील्ड। उसे समझ ही नहीं आती कि पार्सन उसे सर जॉन क्यों कह रहा है। तब पार्सन उसे बताता है कि उसने फैमिली रिकॉर्ड्स जो है वो स्टडी किए हैं और उसकी रिसर्च के अकॉर्डिंग जैक असल में एंशिएंट डर्बरविल फैमिली के डिसेंडेंट है। ये फैमिली कभी इंग्लैंड की बहुत नोबल और पावरफुल फैमिली थी। उनके एंसेस्टर नाइट्स थे और उनके पास बहुत सी लैंड और प्रॉपर्टी थी, लेकिन वक्त के साथ उनकी वेल्थ और स्टेटस जो है वो खत्म हो गया। पार्सन एक सेंटेंस में सारी बात क्लियर कर देता है, यू आर द लीनियर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंशिएंट एंड नाइटली फैमिली ऑफ द डर्बरविल्स। ये बात सुनते ही जैक का जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। अभी कुछ देर पहले तक वो एक ऑर्डिनरी विलेजर था, लेकिन अब उसे लगने लगता है कि वो किसी नोबल फैमिली का आदमी है। जब वो पूछता है कि उसकी फैमिली की स्टेट्स और मेंशंस जो हैं वो अब कहाँ हैं, पार्सन उसे बताता है कि अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ हिस्ट्री रह गई है। पार्सन उसे कोई प्रैक्टिकल एडवाइस नहीं देता, बस कहता है कि इस बात को एक हिस्टोरिकल फैक्ट समझो और अपनी लाइफ कंटिन्यू करो। लेकिन जैक इस बात को दिल से लगा लेता है। पार्सन के जाने के बाद जैक रोड के किनारे बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद एक विलेज बॉय उधर से गुजरता है। जैक उसे रोक कर कहता है कि अब वो ऑर्डिनरी जैक नहीं रहा, सर जॉन डर्बरविल, दैट्स हु आई एम। अब वो बॉय को ऑर्डर देता है कि द प्योर ड्रॉप इन से उसके लिए हॉर्स और कैरेज भेजी जाए और घर जाकर उसकी वाइफ को भी ये ग्रेट न्यूज बताई जाए। हार्डी यहाँ थोड़ा ह्यूमर क्रिएट करता है। रियलिटी में जैक की लाइफ जो है वो बिल्कुल नहीं बदली, लेकिन उसका बिहेवियर जरूर बदल गया। इसी वक्त दूर से बैंड की आवाज आती है।
एक वो लड़का जो है वो उसे बताता है कि विलेज में वुमेन्स क्लब वॉकिंग फेस्टिवल हो रहा है और टेस भी उस प्रोसेशन में शामिल है। और यहीं पे चैप्टर 1 जो है वो एंड होता है। हार्डी हमें इनडायरेक्टली हिंट देता है कि जैक की एंसेस्ट्री की ये डिस्कवरी ही आगे चलकर टेस की पूरी लाइफ को इफेक्ट करेगी। अब चैप्टर 2 स्टार्ट होता है तो अब हार्डी हमें मार्लेट विलेज और ब्लैकमोर वेल का जो थोड़ा सा डिटेल डिस्क्रिप्शन देता है। वो बताता है कि ये एरिया बहुत फर्टाइल और ब्यूटीफुल है। यहाँ के लोग सिंपल विलेज लाइफ गुजारते हैं और पुरानी ट्रेडिशंस को अब भी फॉलो करते हैं। उन्हीं ट्रेडिशंस में से एक है क्लब वॉकिंग फेस्टिवल। इस फेस्टिवल में विलेज की जो वुमेन और गर्ल्स हैं वो व्हाइट ड्रेसेस पहनकर प्रोसेशन निकालती हैं और फिर डांस करती हैं। ये असल में पुराने मे डे सेलिब्रेशन की एक फॉर्म है। इसी प्रोसेशन में हार्डी पहली बार टेस डर्बीफील्ड को प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस करता है। वो लिखता है, शी वॉज अ फाइन एंड हैंडसम गर्ल, हर मोबाइल प्योनी माउथ एंड लार्ज इनोसेंट आईज एडिड एलोगेंस टू कलर एंड शेप। हार्डी यहाँ सिर्फ टेस की ब्यूटी डिस्क्राइब नहीं करता बल्कि उसके इनोसेंस को भी हाईलाइट करता है। और ये जो कोटेशंस है, ये जो रेफरेंस है, टेक्सचर रेफरेंस, ये आप बेशक एज इट इज याद कर लें या कहीं नोट कर लें, क्योंकि अगर आप सिर्फ उसके फिजिकल अपीयरेंस पे शॉर्ट क्वेश्चन आता है या लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। उसकी ब्यूटी जो फिजिकल ब्यूटी है उसको लिख सकते हैं। हार्डी यहाँ सिर्फ टेस की ब्यूटी जो है वो डिस्क्राइब नहीं करता बल्कि उसकी इनोसेंस को भी हाईलाइट करता है। टेस दूसरी गर्ल्स से ज्यादा ब्यूटीफुल जरूर है लेकिन उसकी असली खूबसूरती उसके सिंपलिसिटी और मासूमियत में है। हार्डी ये भी मेंशन करता है कि टेस के व्हाइट ड्रेस के साथ सिर्फ उसके बालों में रेड रिबन बंधा हुआ है। ये जो रेड रिबन जो बंधा हुआ है ये सबसे डिफरेंट बनाता है, उसको यूनिक लुक दे रहा है और आगे चलकर रेड कलर सिंबॉलिकली भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रोसेशन के दौरान अचानक से आप देखते हैं कि जैक कैरिज में बैठा हुआ गाता हुआ घर जा रहा है। आई हैव गॉट अ ग्रेट फैमिली वार्ड एट किंग्सवेयर। विलेज की गर्ल्स हंसने लगती हैं। टेस को बहुत एम्बैरेसमेंट फील होती है। वो फौरन अपने फादर को डिफेंड करती है और कहती है, ही इज टायर्ड, दैट्स ऑल। लेकिन उसकी फ्रेंड्स मजाक उड़ाती हैं। टेस इमोशनल हो जाती है और कहती है कि अगर तुम मेरे फादर का मजाक उड़ाओगी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। तो इस सीन से हमें टेस की केयरिंग और रिस्पेक्टफुल नेचर जो है वो नजर आती है। फेस्टिवल के एंड के करीब 3 यंग ब्रदर्स वहां से गुजरते हैं। उनमें से एक है एंजल क्लेयर। अब जो डांसिंग गर्ल्स होती हैं उनके पार्टनर्स जो हैं वो खेतों में काम कर रहे होते हैं। तो जब ये 3 भाई वहां से गुजरते हैं, वैसे जो एंजल होता है जो सबसे छोटा होता है, एंजल को गर्ल्स को बगैर मेल पार्टनर्स के डांस करते देखकर उनके साथ डांस करने का आइडिया आता है। उसके जो ब्रदर्स होते हैं उसे मना करते हैं लेकिन एंजल कुछ देर के लिए रुक जाता है। अब जो गर्ल्स हैं वो उसे इन्वाइट करती हैं तो एंजल जो है वो एक पार्टनर चूज कर लेता है। अब उसकी बैड लक के वो टेस को चूज नहीं करता। अब अपेरेंटली जो टेस कुछ नहीं कहती लेकिन उसे काफी बुरा लगता है इस चीज का। डांस के बाद जब एंजल वापस जा रहा होता है उसकी नजर टेस पर पड़ती है। अब उसे एहसास होता है कि उसने गलती कर दी। हार्डी लिखता है, he wished that he had asked her। एंजल जो है वो पीछे मुड़कर टेस को देखता है। टेस अकेली खड़ी होती है। एंजल को उसकी सिंपलिसिटी और मॉडेस्टी पसंद आती है लेकिन अब वो बहुत देर हो चुकी होती है। वो अपने ब्रदर्स के पीछे चला जाता है। इस छोटी सी मुलाकात को हार्डी बहुत इंपॉर्टेंस देता है। ये दोनों कैरेक्टर्स पहली बार मिलते हैं लेकिन प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस नहीं होते। रीडर को अब नहीं पता कि फ्यूचर में यही मुलाकात उनकी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाएगी। अब चैप्टर 3 स्टार्ट होता है और इसके स्टार्ट में बताया जाता है एक तो जो है टेस उसका मूड ऑफ हो जाता है। एक तो एंजल की तरफ से इग्नोर किए जाने की वजह से, दूसरा उसके जो फादर का मजाक उड़ाया जा रहा होता है उस वजह से। तो दोनों चीजें कुछ उसका मूड ऑफ हो जाता है और उसका डांस से जो है इंटरेस्ट वो खत्म हो जाता है। अब टेस का ये भी बताया हुआ है कि अभी उसे लव नहीं हुआ एंजल के साथ। तो डांस खत्म होने के बाद टेस को अचानक अपने फादर की याद आती है। उसे याद आता है कि आज उनका बिहेवियर बहुत स्ट्रेंज था। इसी फिक्र में वो घर की तरफ चल पड़ती है। जब टेस घर के पास पहुंचती है तो अंदर से उसकी मदर की आवाज आ रही होती है। मिसेस डर्बीफील्ड बेबी के क्रैडल हिला रही होती है। द स्पॉटेड काउ गाना गा रही होती है। हार्डी इस सीन के जरिए एक टिपिकल रूरल फैमिली का एटमॉस्फेयर जो है वो क्रिएट करता है। टेस घर के अंदर आती है और देखती है कि उसकी मदर अभी तक वॉशिंग कर रही है। टेस को फौरन गिल्टी फील होता है कि वो फेस्टिवल एंजॉय करती रही और उसकी मदर अकेली घर का सारा काम करती रही है। वो प्यार से कहती है, आई विल रॉक द क्रैडल फॉर यू मदर। एक सेंटेंस से टेस की केयरिंग और रिस्पॉन्सिबल नेचर जो है वो नजर आ जाती है। फिर मिसेस डर्बीफील्ड जो है एक्साइटमेंट से टेस को बताती है कि उनकी फैमिली कोई ऑर्डिनरी फैमिली नहीं है बल्कि फेमस डर्बरविल फैमिली है। वो बहुत खुश होती है और फ्यूचर के ख्वाब देखने लग जाती है। टेस प्रैक्टिकल नेचर की लड़की है इसलिए वो फौरन पूछती है, विल इट डू अस एनी गुड मदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेस के लिए सिर्फ नोबल सरनेम इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि ये है कि इससे उनकी पॉवर्टी खत्म होगी या नहीं। फिर हमें पता चलता है कि जैक घर नहीं आया, वो रोलिवर्स इन, ये एक नेम है इनका, रोलिवर्स इन चला गया है। टेस को बहुत गुस्सा आता है जब उसे पता चलता है कि उसके फादर अपनी हेल्थ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बजाय इन में बैठकर ड्रिंक कर रहे हैं। इसी चैप्टर में हार्डी मिसेस डर्बीफील्ड की पर्सनैलिटी भी दिखाता है। वो बहुत सुपरस्टिशियस वुमन है। वो द कंप्लीट फॉर्चून टेलर नाम की किताब पर बहुत यकीन करती है। टेस उस किताब को उठाकर बाहर रख देती है। हार्डी यहाँ एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करता है। वो कहता है कि मदर और डॉटर के दरमियान कोई 200 साल का डिफरेंस है। मदर पुरानी सुपरस्टिशंस पर बिलीव करती है जबकि टेस मॉडर्न एजुकेशन हासिल कर चुकी है।
अभी तक उसने 6th ग्रेड तक ही जो है एजुकेशन में बोली होती है बस। अब रात हो जाती है, उसकी जो माँ होती है टेस की, वो उसको कहती है कि वो उसके बाप को देख के आती है कि वो कहाँ चला गया है। अब टेस जो है वो घर में है, काम वगैरह कर रही है, उसकी मदर भी नहीं आती और फादर भी नहीं आते और रात इतनी हो जाती है। तो अब टेस जो है वो अपने भाई, छोटे भाई, अब यहाँ पे उसके भाई का इंट्रोडक्शन होता है, मतलब हार्डी जो है उसके भाई को इंट्रोड्यूस करवाता है जिसका नेम होता है अब्राहम। तो वो अब्राहम को भेजती है, लेकिन जब वो भी वापस नहीं आता तो टेस खुद रोलिवर्स इन चली जाती है और यहाँ पे चैप्टर 3 एंड होता है। तो अब चैप्टर 4 का जो सीन है वो रोलिवर्स इन से स्टार्ट होता है। ये ऑफिशियली सिर्फ ऑफ लाइसेंस इन है, इसलिए लोग चुपकर ऊपर वाले रूम में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। जब मिसेस डर्बीफील्ड वहां पहुंचती है तो जैक फिर से अपनी एंसेस्ट्री का जिक्र कर रहा होता है। आई हैव गॉट अ ग्रेट फैमिली वार्ड एट किंग्सवेयर। उसे अब भी अपनी नोबल फैमिली पर बहुत फख्र है। इसी बीच मिसेस डर्बीफील्ड के माइंड में एक आइडिया आता है। वो जैक को बताती है कि ट्रेंट्रीज में एक रिच लेडी रहती है जिसका सरनेम भी डर्बरविल है। उसका प्लान ये होता है कि टेस को उस लेडी के पास भेजना चाहिए ताकि वो अपने रिलेशनशिप क्लेम करे। मिसेस डर्बीफील्ड कहती हैं, माई प्रोजेक्ट इज टू सेंड टेस टू क्लेम किन। यहीं से नॉवल का टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है। उसे लगता है कि अगर टेस उस रिच फैमिली के कांटेक्ट में आ गई तो शायद उसकी लाइफ चेंज हो जाए और उसकी शादी किसी रिच जेंटलमैन से हो जाए। इसी दौरान छोटा अब्राहम भी इनमें आ जाता है और उसी मासूमियत से कहता है कि अगर टेस रिच लेडी के पास चली गई तो सब लोग कैरेज में घूमेंगे और रिच बन जाएंगे। इस सीन से पता चलता है कि पूरी फैमिली कितनी होपफुल हो चुकी है। थोड़ी देर बाद टेस इन में पहुंच जाती है। वो कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखों में डिसअपॉइंटमेंट देखकर उसके पेरेंट्स फौरन उठकर घर चल देते हैं। अब इनके पास एक हॉर्स है जिसका नेम प्रिंस है। ठीक है, अब उस प्रिंस पे इन्होंने बी हाइव्स जो है वो लेके जानी होती है कैस्टर ब्रिज, और जैक एक्सेसिव ड्रिंकिंग की वजह से अब जा नहीं सकता। टेस फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन को समझती है। वो किसी और को भेजना भी नहीं चाहती, इसलिए वो खुद डिसाइड करती है कि वो ये जर्नी करेगी। वो कहती है, आई थिंक आई कुड गो इफ अब्राहम कुड गो विद मी। उसकी जो मदर है वो मान जाती है। टेस और छोटा अब्राहम जो है रात के अंधेरे में लैंटर्न लेकर प्रिंस को वैगन के साथ लेकर निकल जाते हैं। सफर के दौरान अब्राहम इनोसेंट क्वेश्चन करता रहता है। वो पूछता है कि क्या टेस वाकई किसी जेंटलमैन से शादी करेगी। टेस को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो उसे कहती है, ओ अबे डोंट टॉक ऑफ दैट एनीमोर। हार्डी यहाँ क्लियरली दिखाता है कि टेस को अपनी मदर के जो ड्रीम्स हैं वो बिल्कुल अनरियलिस्टिक लगते हैं। ड्यूरिंग जर्नी टेस भी थक जाती है और कुछ देर के लिए उसकी आंख लग जाती है। इसी वक्त अचानक एक तेज मेल कार्ड उनके वैगन से टकरा जाती है। जब टेस नीचे उतरती है तो देखती है कि प्रिंस के सीने में वो जो मेल कार्ड का शेफ्ट होता है वो घुस चुका होता है और उसका खून रोड पर ऐसे बह रहा होता है। हार्डी बहुत इमोशनल लाइन लिखता है, हिज लाइफ्स ब्लड वाज स्पाउटिंग इन अ स्ट्रीम। टेस घबराकर अपना हाथ वाउंड पर रख देती है, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। प्रिंस वही मर जाता है। सुबह जब सब कुछ क्लियर होता है तो टेस सिर्फ एक ही बात कहती है, इट्स ऑल माय गोइंग, ऑल माइन। उसे लगता है कि प्रिंस की डेथ की जिम्मेदार सिर्फ वो है। हॉर्स सिर्फ एक एनिमल नहीं था, वो डर्बीफील्ड फैमिली के इनकम का मेन सोर्स भी था। प्रिंस की डेथ का मतलब था कि फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन और भी खराब हो गई। इसी गिल्ट की वजह से टेस बाद में अपनी मदर की बात मानकर ट्रेंट्रीज जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसे लगता है कि शायद वो किसी तरह फैमिली का नुकसान जो है वो पूरा कर सके और इसी डिसीजन की वजह से टेस की जो रियल ट्रेजेडी है वो स्टार्ट होती है। तो अब प्रिंस की डेथ के बाद डर्बीफील्ड फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन और भी स्पेयर हो जाती है। और हार्डी बताता है कि जैक डर्बीफील्ड हार्ड वर्किंग और रिस्पॉन्सिबल आदमी नहीं था, इसीलिए फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता टेस के कंधों पर आ रही है। मिसेस डर्बीफील्ड फिर अपना पुराना प्लान टेस के सामने रखती है। वो कहती है कि ट्रेंट्रीज में जो मिसेस डर्बीफील्ड रहती हैं उनसे मिलना चाहिए और उनसे हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन टेस को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो कहती है, आई वुड रादर ट्राई टू गेट वर्क, यानी टेस चैरिटी नहीं चाहती, वो अपनी मेहनत से कुछ कमाना चाहते हैं। ये बात उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट शो करती है। मदर फिर जैक से कहती है कि वो फैसला करे। जैक भी पहले इस बात से अग्री नहीं करता। वो कहता है कि नोबल फैमिली का हेड होते हुए उसे अपने बच्चों को दूसरों के सामने नहीं बेचना चाहिए, लेकिन उसकी बात सिर्फ वर्ड्स तक ही रहती है। प्रैक्टिकल सोल्यूशन उसके पास कोई होता नहीं है। कि डेथ का जो गिल्ट है वो उसे सुकून देने नहीं दे रहा, इसीलिए वो कहती है, एज आई किल्ड द हॉर्स आई सपोज आई ऑट टू डू समथिंग। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी गिल्ट की वजह से वो ट्रेंट्रीज जाने का डिसीजन लेती है। अगले दिन टेस शास्टन से कैरियर वैन पकड़कर ट्रेंट्रीज की तरफ निकलती है। हार्डी इस जर्नी के दौरान हमें ये बताता है कि टेस ने अपनी लाइफ का जो ज्यादा हिस्सा है वो ब्लैकमोर वेल में गुजारा है। बाहर की दुनिया उसके लिए बिल्कुल नई और अननोन थी। हार्डी फिर टेस का चाइल्डहुड का भी थोड़ा सा जिक्र करता है। वो बताता है कि बचपन से ही वो अपने छोटे जो बहन भाई हैं उनका ख्याल रखती थी। स्कूल छोड़ने के बाद वो फार्म्स पर काम भी करती थी, स्पेशली मिल्किंग और बटर मेकिंग। यानी टेस हार्ड वर्किंग और रिस्पॉन्सिबल गर्ल है। आखिर वो द स्लोप्स, ये प्लेस का नेम है, वहां पहुंचती है। टेस एक्सपेक्ट कर रही थी कि डर्बरविल फैमिली का घर कोई पुराना कैसल होगा, लेकिन जब वो मेंशन देखती है तो हैरान रह जाती है। इस जगह हार्डी रीडर को एक बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट बताता है। ट्रेंट्रीज वाले डर्बरविल्स असल डर्बरविल्स नहीं है, उनका ओरिजिनल सरनेम स्टोक था। उन्होंने पैसा कमाने के बाद अपने नेम के साथ डर्बरविल ऐड कर लिया था ताकि वो अरिस्टोक्रेटिक नजर आए, लेकिन टेस और उसकी फैमिली को इस बात का बिल्कुल पता नहीं होता। थोड़ी देर बाद टेंट से एक यंग मैन बाहर आता है। ये है एलिक डर्बरविल। हार्डी उसकी अपीयरेंस डिस्क्राइब करता है। एलिक हैंडसम है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी में एक स्ट्रेंज कॉन्फिडेंस और बोल्डनेस नजर आती है। अब एलिक टेस को देखते ही कहता है, वेल माय ब्यूटी व्हाट कैन आई डू फॉर। ये उसका जो पहला डायलॉग है। टेस को देखकर ये उसकी फ्लर्टेशियस नेचर को शो करता है। टेस बताती है कि वो मिसेस डर्बरविल से मिलने आई है और वो उनकी रिलेटिव है। एलिक उसकी बात बड़ा इंटरेस्ट लेकर सुनता है। जब टेस बताती है कि उनका सरनेम पहले डर्बरविल था
और अब डर्बी फील्ड बन गया है। तो एलिक उसका मजाक नहीं उड़ाता बल्कि उसे गार्डन दिखाने ले जाता है। गार्डन में एलिक जो है वो टेस को स्ट्रॉबेरीज ऑफर करता है। जब टेस खुद स्ट्रॉबेरी लेने की कोशिश करती है तो एलिक इंसिस्ट करता है कि उसे अपने हाथ से खिलाएगा। यहाँ से हार्डी सटली दिखाता है कि एलिक टेस की पर्सनल बाउंड्रीज को इग्नोर करता है। उसके बाद वो टेस को रोजेस देता है और खुद उसके हेड और ड्रेस में रोजेस लगा देता है। टेस इतनी इनोसेंट है कि वो सिर्फ ऑकवर्ड फील कर रही है, लेकिन एलिक की इंटेंशंस को प्रॉपर्ली समझ ही नहीं पा रही। लंच के बाद टेस घर जाने लगती है। एलिक उसे रोक कर कहता है क्या उनका हॉर्स वाकई मर गया था। जब टेस प्रिंस की डेथ का जिक्र करती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एलिक कहता है कि शायद उसकी मदर टेस के लिए पोल्ट्री फार्म पर कोई जॉब अरेंज करते। जाते वक्त एलिक एक और बात कहता है, नो नॉनसेंस अबाउट डर्बी फील्ड ओनली। यानी जब रिलेशन क्लेम करने की बात आए तो एलिक फौरन डिस्टेंस क्रिएट कर देता है। अब यहाँ पे चैप्टर 5 जो है वो एंड होता है और एंड पर हार्डी एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट करता है। वो कहता है कि टेस की लाइफ में जिस इंसान को आना चाहिए था वो नहीं आया, उसकी जगह एलिक आया। इसी रॉन्ग मीटिंग की वजह से उसकी जो ट्रेजेडी है वो स्टार्ट होने वाली है। चैप्टर 6 की शुरुआत टेस के वापस घर जाने से होती है। कैरियर वैन में बैठते वक्त उसके पास स्ट्रॉबेरीज और रोजेस होते हैं। एक औरत उसे देखकर कहती है, व्हाई यू बी क्वाइट अपोजी। टेस को एहसास होता है कि वो कितने फूल लेकर बैठी हुई है। वो फौरन रोजेस हटा देती है। घर पहुंचते ही टेस को पता चलता है कि मिसेस डर्बरविल की तरफ से लेटर आया है। लेटर में लिखा होता है कि टेस को उनकी पोल्ट्री फार्म मैनेज करना होगी और उसे अच्छी सैलरी भी मिलेगी। टेस फिर भी हेजिटेंट होती है। वो कहती है, आई वुड रादर स्टे हियर विद फादर एंड यू। लेकिन घर की फाइनेंशियल कंडीशन उसे मजबूर करती हैं। कुछ दिन बाद एलिक खुद मार्लेट आता है और कंफर्म करता है कि टेस को जॉब मिल सकती है। मिसेस डर्बीफील्ड फौरन उसको देखकर ख्वाब देखना शुरू कर देती है। वो सोचती है कि एलिक जो है वो टेस से शादी कर लेगा, लेकिन टेस सीधा जवाब देती है, आई डोंट थिंक सो। उसे एलिक बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर भी जब छोटे उसके जो बहन भाई होते हैं वो हॉर्स और बेटर फ्यूचर की उम्मीद में रोना शुरू कर देते हैं तो कहते हैं, टेस वांट नॉट गो एंड बी मेड अ लेडी। तो टेस का दिल जो है वो थोड़ा सा पिघल जाता है। आखिर वो सिर्फ फैमिली के लिए डिसीजन लेती है और कहती है, आई विल गो। और यहीं पे चैप्टर 6 जो है वो एंड होता है। अब चैप्टर 7 स्टार्ट होता है और इसमें हमें बताया गया है कि टेस जो है वो सुबह सुबह जल्दी उठ जाती है और अपना सामान पैक करती है। वो सिंपल कपड़ों में नीचे आती है क्योंकि उसके लिए ये कोई विजिट नहीं एक जॉब है। लेकिन उसकी जो मदर है वो बिल्कुल डिफरेंट सोच रही होती है। वो कहती है, यू विल नेवर सेट आउट टू सी योर फॉक्स विदाउट ड्रेसिंग अप मोर देन दैट। मिसेस डर्बीफील्ड चाहती हैं कि टेस बहुत खूबसूरत लगे। वो उसके बाल धोती हैं, उन्हें पिंक रिबन से बांधती हैं और उसे वही व्हाइट ड्रेस पहनाती हैं जो उसने क्लब वॉकिंग फेस्टिवल में पहना था। हार्डी यहाँ एक इंपॉर्टेंट हिंट देता है, टेस अभी सिर्फ 16 to 17 ईयर्स की है। वो बहुत यंग है, लेकिन उसकी जो मदर है वो उसे इस तरह से रेडी करती हैं कि वो अपनी एज से ज्यादा मैच्योर लगे। यही चीज बाद में एलिक की अटेंशन को और ज्यादा अट्रैक्ट करती है। जब टेस स्टॉकिंग्स में होल देखकर कहती है, देयर इज अ होल इन माय स्टॉकिंग हील। की मदर जवाब देती है, नेवर माइंड होल्स इन योर स्टॉकिंग्स, दे डोंट स्पीक। इससे हमें मिसेस डर्बीफील्ड की पर्सनैलिटी समझ आती है। वो अपीयरेंस को रियलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं। मिरर के सामने टेस को देखकर उसकी मदर बहुत खुश होती है, लेकिन टेस को बिल्कुल एक्साइटेड नहीं है। वो सिर्फ अपनी मदर की खुशी के लिए ये सब कर रही होती है। नीचे जैक डर्बीफील्ड भी अपनी पुरानी फैंटेसीज में खो गया हुआ है। वो मजाक में कहता है, अगर एलेक चाहे तो वो उसे अपना नोबेल टाइटल बेच देगा। फैमिली ऑनर इज फैमिली ऑनर। यही जैक जब अब भी रियलिटी की बजाय अपनी इमेजिनरी नोबिलिटी में जी रहा है। जब टेस घर से निकलती है तो उसके छोटे बहन भाई उसके साथ चलते हैं। वो सब सोच रहे होते हैं कि टेस अब रिच बन जाएगी और उनकी जिंदगी जो है वो बदल जाएगी। एक छोटा बच्चा मासूमियत से कहता है, सिस इज गोइंग टू मैरी आवर जेंटलमैन कजन। ये सुनकर टेस फौरन मना करती है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसकी जॉब को मैरिज के साथ जोड़ा जाए। जब सब हिल के टॉप पर पहुंचते हैं तो वहाँ एक सिंपल स्प्रिंग कार टेस का सामान लेने के लिए खड़ा होता है। टेस उसी कार्ट में जाना चाहती है, लेकिन अचानक एक और स्मार्ट डॉग कार्ट आकर रुकता है। उसमें एलिक डर्बरविल बैठा होता है। वो टेस को देखकर मुस्कुराता है और उससे अपने कार्ट में बैठने का कहता है। टेस कुछ देर के लिए तो हेजिटेट करती है। उसका दिल नहीं चाहता कि वो एलिक के साथ जाए, लेकिन फिर उसे प्रिंस याद आता है और उसे लगता है कि अगर वो अब वापस गई तो फैमिली की सारी उम्मीदें जो है वो टूट जाएंगी। इसलिए वो मजबूरन एलिक के साथ बैठ जाती है। नीचे खड़ी उसकी मदर जो है ये सब देखकर बहुत खुश होती है। उसे लगता है कि उसका जो ड्रीम है वो अब सच होने वाला है। लेकिन रात को जब सब सो जाते हैं तो पहली बार मिसेस डर्बीफील्ड के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। वो आस्ते से कहती है, परहैप्स इट वुड हैव बीन बेटर इफ टेस हैड नॉट गॉन। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट फॉरशैडोइंग है। मदर को अंदाजा तो नहीं होता कि क्या होने वाला है, लेकिन उसका दिल उसे पहले ही वार्निंग दे रहा होता है। तो यहाँ पे चैप्टर 7 जो है वो एंड होता है। अब चैप्टर 8 के स्टार्ट में एलिक और टेस जो है वो डॉग कार्ट में ट्रेंटिस की तरफ जा रहे होते हैं। रोड बहुत स्टीप है। टेस को प्रिंस का एक्सीडेंट याद आता रहता है, इसीलिए वो एलिक से रिक्वेस्ट करती है, यू विल गो डाउन स्लो सर आई सपोज। लेकिन एलिक जानबूझकर स्पीड बढ़ा देता है। वो कहता है, आई ऑलवेज गो डाउन एट फुल गैलप। हाँ, हार्डी एलिक की रेकलेस पर्सनैलिटी दिखाता है। उसे टेस की फिर की बिल्कुल परवाह नहीं। हॉर्स बहुत तेज दौड़ता है, कार्ट इधर उधर हिलता भी है। टेस बहुत डर जाती है और बैलेंस बनाने के लिए मजबूरन एलिक का जो बाजू है वो पकड़ लेती है। एलिक फौरन कहता है, होल्ड ऑन माय वेस्ट, यानी वो सिचुएशन का फायदा उठाता है। नीचे पहुंचने के बाद टेस उसे कहती है, सेफ थैंक गॉड इन स्पाइट ऑफ योर फूलिंग। लेकिन एलिक फिर भी नहीं रुकता। दूसरी जब हिल आती है वहां पे फिर हॉर्स को वो फुल स्पीड से दौड़ाता है और मजाक में कहता है, लेट मी पुट वन लिटिल किस ऑन दोस ऑलबेरी लिप्स। अब टेस को समझ आ जाती है कि एलिक का जो बिहेवियर है वो फ्रेंडली नहीं है। वो फौरन मना करती है, बट आई डोंट वांट एनीबॉडी टू किस मी सर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेस अपनी कॉन्सेंट बिल्कुल क्लियर कर देती है, लेकिन एलिक उसकी बात इग्नोर करता है।
फिर आखिरकार वो अपनी कोशिश में कामयाब हो जाता है और हार्डी यहाँ पे लिखता है डर्बर विल गिव हर द किस ऑफ मास्टरी। ये सिर्फ एक किस नहीं है, किस ऑफ मास्टरी का मतलब है कि एलेक पावर और कंट्रोल दिखाना चाहता है। सबसे इमोशनल मोमेंट उसके बाद आता है। टेस फौरन अपना हैंडकरचीफ जो है वो निकालती है और उसे, और जिस जगह एलेक ने किस किया होता है उसे साफ कर देती है। ये एक्शन बगैर कुछ कहे बहुत कुछ कह देता है। इससे पता चलता है कि टेस ने एलेक के बिहेवियर को रिजेक्ट कर दिया। एलेक को ये बात बुरी लगती है। वो कहता है यू आर माइटी सेंसिटिव फॉर अ कॉटेज गर्ल, यानी उसके नजदीक एक पुअर विलेज गर्ल को इतना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं दिखानी चाहिए। ये जो लाइन है, ये लाइन एलेक के क्लास प्रेजुडिस को भी शो करती है। थोड़ी देर बाद टेस एक स्मार्ट डिसीजन लेती है। वो जानबूझकर अपना हेड जो है वो गिरने देती है और जब एलेक उसे लेने के लिए कार्ट रोकता है तो टेस नीचे उतर के कहती है नो सर आई शैल वॉक। ये टेस की पहली ओपन रेजिस्टेंस होती है। एलेक उसे गुस्से में बहुत बुरा भला कहता है और कार्ट उसकी तरफ मोड़ने की भी कोशिश करता है, लेकिन टेस बिल्कुल नहीं डरती। वो सीधा जवाब देती है आई डोंट लाइक यू एट ऑल, आई हेट एंड डिटेस्ट यू। ये नॉवल की बहुत पावरफुल लाइन्स में से एक है। एलेक को एहसास हो जाता है कि उसने लिमिट क्रॉस कर दी है। वो माफी मांगता है और प्रॉमिस करता है कि अब वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। टेस फिर भी उसके साथ कार्ट में नहीं बैठती। वो पूरा रास्ता पैदल चलती है और एलेक कार्ट लेकर उसके साथ साथ चलता रहता है। आखिरकार दोनों 10 लोग पहुंच जाते हैं। हार्डी चैप्टर के एंड पर बताता है कि टेस की डेस्टिनेशन पोल्ट्री फार्म है। यहीं से टेस की जो न्यू लाइफ है वो स्टार्ट होती है। अब चैप्टर 9 स्टार्ट होता है। टेस को मिसेस डर्बरविल की पोल्ट्री फार्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। हार्डी बताता है कि ये ऑर्डिनरी पोल्ट्री फार्म नहीं था, पुराना कॉटेज था जिसे पहले लोगों के घर के तौर पर यूज किया जाता था, लेकिन अब उसे मुर्गियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। हार्डी इस डिस्क्रिप्शन के जरिए दिखाता है कि नए अमीर लोगों ने पुरानी हिस्ट्री और ट्रेडिशंस की ज्यादा परवाह नहीं की। अगली सुबह एक सर्वेंट जो है वो टेस को मेंशन लेकर जाती है। वहां टेस की पहली मुलाकात होती है मिसेस डर्बरविल से। यहाँ टेस को एक बहुत सरप्राइजिंग बात पता चलती है कि मिसेस डर्बरविल जो है वो ब्लाइंड होती हैं। ये सुनकर टेस हैरान रह जाती है। ओल्ड लेडी बर्ड से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती होती है। वो हर मुर्गी को सिर्फ टच करके पहचान लेती है। हार्डी बताता है कि वो उनके फीदर्स, विंग्स और क्लॉज को हाथ लगाकर फौरन समझ जाती है कि बर्ड हेल्दी है या नहीं है। इस सीन से हमें पता चलता है कि मिसेस डर्बरविल की असली जो इंटरेस्ट है वो फैमिली या रिलेटिव्स में नहीं बल्कि अपने बर्ड्स में है। फिर वो टेस से एक अजीब रिक्वेस्ट करती है। वो पूछती है कैन यू विसल। टेस पहले हैरान होती है लेकिन फिर बताती है कि वो विसल कर सकती है। मिसेस डर्बरविल बताती है कि उनके बुलफिंचेस ये स्मॉल बर्ड्स होते हैं, सॉन्ग बर्ड्स होते हैं। तो वो कहती है, वो उसे बताती है कि उनके बुलफिंचेस को रोज ट्यून सुनानी होगी ताकि वो सॉन्ग सीख सकें। यानी टेस का काम सिर्फ पोल्ट्री फार्म तक लिमिटेड नहीं रहता, अब उसे बर्ड्स को म्यूजिक भी सिखाना है। यहाँ हार्डी एक और इंटरेस्टिंग बात रिवील करता है। रीडर्स को पता चलता है कि मिसेस डर्बरविल को टेस की फैमिली रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी नहीं पता। यानी जिस क्लेमिंग किन के लिए टेस की मदर उसे भेज रही थी उसका जिक्र एलेक ने अपनी मदर से किया ही नहीं था। ये बात टेस को वो अभी तक मालूम नहीं होती। थोड़ी देर बाद टेस गार्डन में बैठकर विसल प्रैक्टिस कर रही होती है। उसे लगता है कि वो अपनी पुरानी स्किल जो है वो भूल गई है। इस वक्त अचानक एलेक बॉल के ऊपर से गार्डन में आ जाता है। वो हंसकर कहता है देयर वाज नेवर बिफोर सच अ ब्यूटीफुल थिंग एज यू लुक कजन टेस। यहाँ कजन वर्ड सिर्फ मजाक और फ्लर्टेशन के लिए यूज किया गया है। एलेक टेस को विसल सिखाने लगता है। टेस पहले उससे दूर रहने की कोशिश करती है लेकिन एलेक के इंसिस्ट करने पर वो प्रैक्टिस करती है और फाइनली एक क्लियर विसल निकाल ही लेती है। एलेक उसकी तारीफ करता है। आहिस्ता आहिस्ता एलेक रोज टेस के पास आने लगता है। वो हर रोज उससे बातें करता है और जानबूझकर उसके साथ फैमिलियरिटी क्रिएट करता है। हार्डी यहाँ क्लियर करता है कि टेस के दिल में एलेक के लिए कोई लव डेवलप नहीं होता। वो सिर्फ अपनी जॉब की वजह से उसके साथ पोलाइटली बिहेव करती है। एक दिन जब टेस मिसेस डर्बरविल के रूम में बर्ड्स को विसल सिखा रही होती है तो उसे लगता है कि ये बेड के पर्दे के नीचे किसी के बूट्स नजर आए हैं। उसे शक होता है कि शायद एलेक छुपकर उसे देख रहा। हार्डी इस सीन से सस्पेंस क्रिएट करता है और दिखाता है कि एलेक टेस में अनयूजुअल इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे चैप्टर 9 एंड होता है और चैप्टर 10 जो है वो स्टार्ट होता है। अब कुछ हफ्ते गुजर चुके होते हैं। हार्डी ट्रेंटरिज विलेज के एटमॉस्फेयर डिस्क्राइब करता है। यहाँ के लोग सैटरडे नाइट को फेयर और मार्केट में जाकर एंजॉय करते हैं। डांसिंग, ड्रिंकिंग और सेलिब्रेशन उनकी रूटीन लाइफ का पार्ट होती है। पहले टेस उनके साथ नहीं जाती लेकिन बार बार इंसिस्ट करने पर वो भी एक सैटरडे चेज बारो फेयर चली जाती है। उसका शॉपिंग का काम जल्दी खत्म हो जाता है और वो अपने विलेज के लोगों को ढूंढने लगती है। उसे पता चलता है कि सब लोग एक प्राइवेट डांस पार्टी में गए हुए हैं। जब टेस वहां पहुंचती है तो हार्डी बहुत ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन देता है। डस्ट, म्यूजिक और डांस मिलकर एक अजीब मैजिकल एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं। लेकिन टेस डांस नहीं करती। उसका सिर्फ एक कंसर्न होता है कि कोई उसके साथ वापस ट्रेंटरिज चले। लेकिन लोग ड्रिंक और डांस में इतने बिजी होते हैं कि कोई घर जाने के मूड में होता ही नहीं है। इसी दौरान एलेक वहां आ जाता है। वो पूछता है व्हाट माय ब्यूटी यू हियर सो लेट। टेस उसे बताती है कि वो सिर्फ कंपनी का वेट कर रही है ताकि अंधेरे में अकेले ना जाना पड़े। एलेक ऑफर करता है कि वो ट्रैप हायर करके उसे घर छोड़ देगा लेकिन टेस उस ऑफर को रिजेक्ट कर देती है। वो कहती है कि वो अपने विलेज वालों के साथ ही जाएगी। यह फिर से टेस की कॉशियस नेचर को शो करता है। आखिरकार रात बहुत ज्यादा हो जाती है और सब लोग वापस निकलते हैं लेकिन प्रॉब्लम अब शुरू होती है। ज्यादातर लोग ड्रिंक कर चुके होते हैं। रास्ते में एक फनी इंसिडेंट होता है। एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, कार डार्च। ये एक फीमेल होती है। कार डार्च की बास्केट से ट्रिकल लीक होना शुरू हो जाता है। अब ट्रिकल क्या है? ये एक काइंड ऑफ स्वीट सिरप कह लें। इसको क्लियरली ऐसे मेंशन तो नहीं किया गया, कहीं पे इसको गन्ने का शरबत वगैरह कहा गया। इस तरह से गाढ़ा जो शीरा होता है वो
अब वो लीक हो जाता है और सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और सब लोग ने ड्रिंक की होती है। कोई कहता है कि वो ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कोई सांप निकल रहा है, इस तरह से वगैरह। तो अब जो है टेस ये सुनती है तो वो भी हंस देती है। बस यहीं से सिचुएशन जो है वो खराब हो जाती है। कार डाच पहले ही एलेक की वजह से टेस से जेलस होती है। अब वो गुस्से में टेस को चैलेंज कर देती है और ये याद रखना कार डाच जो है वो पहले एलेक के साथ अफेयर में थी और एलेक जो है वो काफी ही वाज इन फॉन्ड ऑफ कार डाच। अब वो गुस्से में टेस को चैलेंज कर देती है, हाउ डेयर्स द लाफ एट मी। टेस कामली जवाब देती है कि वो सिर्फ दूसरों के साथ हंस पड़ी थी, लेकिन कार को गुस्सा और बढ़ जाता है। दूसरी वुमेन भी उसके अगेंस्ट जाती हैं। पूरी सिचुएशन फाइट में बदलने लगती है। इसी वक्त अचानक एलेक हॉर्स पर वहां आ जाता है। उसे फौरन समझ आ जाता है कि टेस मुश्किल में है। वो आहिस्ता से उसके पास आकर कहता है, जंप अप बिहाइंड मी। इस बार टेस के पास उठने के वक्त नहीं होता। वो इमोशनल और फ्राइटेंड होती है, इसलिए वो एलेक के हॉर्स पर बैठ जाती है। दोनों फौरन वहां से निकल जाते हैं। जब एलेक और टेस दूर चले जाते हैं तो कार डाच उन दोनों को देखकर हंसकर कहती है, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर शेयरिंग है। कार का मतलब ये है कि टेस एक प्रॉब्लम से बचकर उससे भी बड़ी प्रॉब्लम की तरफ जा रही है। फर्स्ट फेज का लास्ट चैप्टर अब स्टार्ट होता है एंड दिस चैप्टर कंटेन्स द नॉवेल्स मोस्ट ट्रेजिक टर्निंग पॉइंट। अब हार्डी जो है वो डेलिबरेटली कुछ इवेंट्स को इनडायरेक्टली या एम्बिगस वे में नरेट करता है, हमें क्लियर नहीं बताता क्योंकि उस वक्त की सोसाइटी के अकॉर्डिंग इतना क्लियरली नहीं लिख सकते थे। तो 11th चैप्टर जो स्टार्ट होता है वो उसी राइट से होता है। कुछ देर तक दोनों खामोशी से सफर करते हैं। टेस एलेक का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उसने उसे उस एम्बैरेसिंग सिचुएशन से निकाल दिया था। एलेक फिर एक पर्सनल क्वेश्चन पूछता है, टेस व्हाई डू यू ऑलवेज डिसलाइक माय किसिंग यू। अब टेस पहली बार बिल्कुल क्लियरली अपनी फीलिंग बता देती है। वो सीधा जवाब देती है, बिकॉज आई डोंट लव यू। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डी यहाँ बिल्कुल क्लियर कर देता है कि टेस की तरफ से कोई रोमांटिक फीलिंग नहीं थी। एलेक फिर पूछता है, यू आर क्वाइट श्योर। टेस कहती है, आई एम एंग्री विद यू समटाइम। यानी टेस सिर्फ एलेक से डिस्टेंस ही नहीं चाहती बल्कि उसके बिहेवियर से अपसेट भी रहती है। एलेक फिर कंप्लेन करता है कि 3 महीने से टेस उसकी फीलिंग्स को इग्नोर कर रही है। वो चाहता है कि टेस उसे लवर की तरह एक्सेप्ट करे, लेकिन टेस कोई प्रॉमिस नहीं करती। इसी कन्वर्सेशन के दौरान आहिस्ता आहिस्ता फॉग बहुत ज्यादा हो जाती है। टेस इतनी टायर्ड होती है कि उसे ये भी पता नहीं चलता कि एलेक ट्रेंट्रिज के रोड छोड़कर किसी और डायरेक्शन में जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एलेक जानबूझकर नॉर्मल रोड से हट जाता है। टेस पूरे वीक काम करती रही थी, फिर फेर गई थी, फिर रात बाहर वॉक की। इसी फिजिकल एग्जॉस्शन की वजह से उसकी आंखें जो है वो बंद होने लगती हैं। एक लम्हे के लिए उसका सर जो है वो एलेक के कंधे पर टिक जाता है। एलेक हॉर्स जो है वो रोकता है और उसे सपोर्ट देने के लिए अपना बाजू उसके गिर्द रखता है। टेस फौरन रिएक्ट करती है और उसे धक्का दे देती है। उसे एलेक पर भरोसा नहीं होता बिल्कुल भी। बाद में जब एलेक कहता है कि उसका मकसद सिर्फ उसे गिरने से बचाना था तो टेस सॉफ्टली कहती है, आई बेग योर पार्डन सर। अब वो जानबूझ के तरह से हरकतें करता है। वो कहता है कि अगर टेस उस पर भरोसा करती है तो वो उसको जो बाजू है वो उसे गिर्द रखने दे। थोड़ी देर के लिए टेस रेजिस्ट नहीं करती, लेकिन अचानक उसे एहसास होता है कि वो फैमिलियर रोड पर नहीं है। वो घबरा कर पूछती है, व्हाई वेयर बी वी। एलेक जवाब देता है, पासिंग बाय वुड। जब टेस और पूछती है तो एलेक कहता है कि वो द चेज के जंगल में है। ये सुनकर टेस बहुत परेशान हो जाती है। वो फौरन कहती है, प्लीज सेट मी डाउन एंड लेट मी वॉक होम। लेकिन एलेक कहता है कि फॉग इतनी है कि टेस अकेले घर नहीं जा सकती। उसके मुताबिक पहले उसे रोड ढूंढना होगा। टेस मजबूरन उसकी बात फिर मान लेती है। एलेक हॉर्स को एक ट्री के साथ बांध देता है और ड्राई लीव्स की एक टेम्परेरी सीट बनाकर टेस को वहां पे बिठाता है। जब वो जाने लगता है तो एक और बात बताता है। वो कहता है कि उसने टेस के फादर के लिए एक न्यू हॉर्स भेजा है और बच्चों के लिए टॉयज थी। ये सुनकर टेस इमोशनल हो जाती है। वो कहती है, इट हैम्पर्स मी सो। यानी एलेक के फेवर्स उसे और अनकंफर्टेबल बना देते हैं। उसे लगता है कि अब वो उसके एहसान के बोझ तले दब गई है। एलेक फिर पूछता है, डोंट यू लव मी एवर सो लिटिल नाउ। टेस बहुत ऑनेस्टली जवाब देती है, आई एम ग्रेटफुल बट आई फियर आई डू नॉट। ये टेस का सबसे क्लियर रिजेक्शन है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एलेक उसे जो है वो अपना कोट देता है और कहता है कि वो बस रोड देकर वापस आता है। टेस लीव्स के ऊपर बैठ जाती है। बहुत थकी हुई है। थकावट की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता उसे नींद आना स्टार्ट हो जाती है और वो सो जाती है। हार्डी लिखता है कि जब एलेक वापस आता है तो उसे टेस डीप स्लीप में मिलती है। शी वाज स्लीपिंग साउंडली एंड अपॉन हर आईलैशेस देयर लिंगर्ड टीयर। ये बहुत इमोशनल इमेज है। टेस फिजिकली और इमोशनली दोनों तरह एग्जॉस्टेड है। इसके बाद हार्डी सीन्स को डायरेक्टली डिस्क्राइब नहीं करता। वो इंस्टेड फिलोसॉफिकल कमेंट्स करता है। वो पूछता है कि आखिर क्यों अक्सर रॉन्ग मैन और राइट वुमेन एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। इसकी हार्डी फेट और सोसाइटी दोनों को क्वेश्चन करता है। फिर वो कहता है कि इस रात के बाद टेस की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। नॉवल की लास्ट लाइन्स में हार्डी लिखता है कि अब टेस की पर्सनैलिटी और उसकी पहले वाली इनोसेंट सेल्फ के दरमियान एक इमेजरेबल सोशल कैज्म आ चुका है। यानी इस रात ने उसकी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन जो है वो चेंज कर दिया। हार्डी जानबूझकर एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं बताता। वो रीडर को सिर्फ इतना समझा देता है कि टेस के साथ एक ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ जिसके बाद उसकी लाइफ हमेशा के लिए बदल गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो फर्स्ट फेज है उसका एंड हो जाता है। तो जो नेक्स्ट फेज है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।